तो जिनको मैं बहुत ऊपर समझ रहा था ना कि यार ये तो बहुत बड़े स्टार्स हैं, ऐसे कुछ उनकी जो माली हालत थी ना बहुत खराब थी। आप जब किसी और काम करते देखते हो ना तो आपके अंदर आता है कि ये रोल मुझे क्यों नहीं मिला। आयशा को लगा कि यार ये कौन है, क्योंकि ज्यादातर सीन्स मेरे ऐश्वर्या के साथ ही होते थे। छोटा मोटा फ्रिक्शन तो हर सेट पे होता है, 4 लोग हैं कहीं, कोई सेट पे ना हर जगह माहौल वैसा है, तो जरूरी नहीं कि हर कोई हाथ में हाथ डाल के घूमे। शोज को थोड़ा जल्दी बंद करना मुझे। गुड एक्टर, गुड फैक्टर और गुड लक जब तीनों एक साथ मिल जाए ना तो कमाल तो होना ही है, और ऐसा ही एक्टर ने कर भी दिखाया है। बस इतना सा ख्वाब नहीं, बड़ा सा ख्वाब देख रहे हैं और अपने सपने भी पूरे कर रहे हैं। सो प्लीज वेलकम योगेंद्र विक्रम सिंह टू टेली चक्कर। हाय, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बस इतना सा ख्वाब की ही बात करते हैं। शो लोगों को बेहद पसंद आया है और शेखर का जो किरदार था कहीं ना कहीं फैंस काफी रिलेट कर पा रहे थे। तो क्या रीजन रहा होगा ऑफ एयर का, बिकॉज फैंस डिमांड कर रहे थे। मैं कमेंट्स में देख रही थी तो बोल रहे थे कि प्लीज इसको ऑफ एयर मत करो, मेकर से आप डिमांड करो। ऐसा हर शो की एक जर्नी होती है, उसकी एक डेस्टिनी होती है। हम एज एन एक्टर उसमें जो हमें काम दिया जाता है उसे बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं। बाकी ऑफ एयर होने का रीज़न है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है क्योंकि बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमें पता है कि जो उस शो को देख रहे हैं उन्हें बहुत पसंद आ रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन कुछ रीजंस होते हैं, इसकी वजह से चैनल ये डिसीजंस लेते हैं कि शो को ऑफ एयर किया जाए। बट जितनी भी जर्नी रही है बहुत प्यारी रही है और बहुत यादगार रही है। और जब भी लोग पीछे मुड़ के देखेंगे बस इतना सा ख्वाब को, तो वो समझ पाएंगे कितनी अच्छी स्टोरी और कितनी अच्छी चीज़ें थी उसमें। एक चीज और, इस शो के जरिए आपको फर्स्ट लीड रोल मिला, तो ये कैसे शो आपको अप्रोच किया गया था? बिल्कुल जैसे आम इंसान को अप्रोच किया जाता है। तो मैं कुछ शूट कर रहा था भोपाल में। शूट कर रहा था, मैं एक फिल्म मैंने की है जो अभी कान में गई है, नीरज घियान उसके डायरेक्टर हैं। सो उसके शूट पे था मैं, तो फ़ोन आता है मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का और वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे एक शो है। तो पहले तो मैं थोड़ा झिझक में रहता हूँ कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि उसमें 2 बच्चियों का फादर है वो, और ऐसी कुछ स्टोरी थी, जर्नी थी। पर मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी कि उसका जो उसकी जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी पसंद आई। तो मैं ठीक है ऑडिशन करते हैं। मैंने ऑडिशन दिया और वो बहुत पसंद आया। फिर उसके मॉक शूट के लिए बुलाया गया अगले ही दिन। मॉक शूट दिया तो फिर बात आई गई हो गई। तो आई थिंक कि उन्होंने शायद पहले किसी और को सेलेक्ट किया था। देन क्योंकि ये मेरे पास आना था रोल, तो वो 10-15 दिन के बाद वापस मुझे बुलाया गया है कि सर अगर आप अवेलेबल हैं तो हम आपके साथ जाना चाहेंगे। तो फिर ऐसे जब आपको पता चला था ये लीड के लिए, बिकॉज आपने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि मुझे अब लीड करना है, तो जब ये आया था तो क्या रिएक्शन था, क्या फर्स्ट थॉट था दिमाग में? हाँ, फर्स्ट थॉट यही था कि क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कुछ शोज जब मैंने किए थे कि मैं अपने माध्यम से स्टोरी को कह सकता हूँ, मतलब मेरे माध्यम से मेरे कंधों पर स्टोरी आगे बढ़ाई जा सकती है। तो क्यों ना मैं अपना जो भी मेरे अंदर खूबियाँ हैं उनका पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए मैं लीड के लिए सोच रहा था और फॉर्चुनेटली मेरे पास ये लीड किरदार आया और जिसका अप्रोच बहुत ही रियलिस्टिक था शो का। तो इसलिए जिस तरह के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ मैं हमेशा ही बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच करता हूँ अपने कैरेक्टर किरदारों के साथ में। उसी तरह की कहानी थी, उसी तरह की जो लिखावट थी, तो बहुत ही मजा आया। तो ये कह सकते हैं कि एक बकेट लिस्ट आपका हो चुका है। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो सपने जैसा लगता है कि लखनऊ का छोटा सा योगेंद्र आज एक इंडस्ट्री की दुनिया में जगह बना पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप एक तरह से कहें कोई बैकिंग ना होते हुए सिर्फ टैलेंट के बलबूते आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, जो मैं पार्ट मैंने किया उसके लिए लाखों लोगों की लाइन है, कितने लोग करना चाहते हैं। बट मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि जो है वो उन्होंने मेरे जीवन में ये मेरी झोली में ये किरदार दिया। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत प्राउड महसूस होता है। बट हम्बली मैं इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और आप सबका बहुत सपोर्ट रहा है शुरू से ही। सबसे ज़्यादा सपोर्ट ऑडियंस का रहा है। अगर ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती तो सारी चीज़ें वर्क नहीं करती। हमने सुना क्रिकेट बनने वाले थे, बट ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आया? हाँ, तो मैं क्रिकेटर बनने वाला था। तब IPL नाम की कोई चीज़ नहीं थी उस ज़माने में। तो सिर्फ 11 खिलाड़ी होते थे और मैं राजपूत फैमिली से हूँ, तो फादर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि आपका जो भी आप जिस भी ऑक्यूपेशन में जाएं वहाँ पे आप एक डेफिनेट वो हो कि सैलरी हो, बहुत सिक्योर लाइफ हो। हर पेरेंट्स यही चाहता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्रिकेट खेलते हो, लेकिन क्या तुम 11 में आ सकते हो? इतना कॉन्फिडेंट हो तुम? तो अब मैं छोटा था तो मुझे लगा कि यार पता नहीं पापा ऐसा तो नहीं है, बट हाँ मुझे पसंद बहुत है।
तो फिर ये हुआ कि तब हम फैमिली की सुनते हैं उस टाइम पे, तो हम करियर ऑप्शन उन्हीं के हिसाब से चूज करते हैं। तो फिर मैंने उस ख्वाब को पीछे रखा कि उसको एक हॉबी की तरह लेंगे, क्योंकि फिटनेस पे मेरा बहुत फोकस रहता है हमेशा। मैं एक मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स जरूर होता है रेगुलर बेसिस पे। सो फिर इस तरफ जर्नी में आगे जब बड़ा पढ़ाई कर रहा था तो ये रुझान हुआ कि यार ये कुछ अच्छी जगह थिएटर, यहाँ से कुछ किया जा सकता है। फिर लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया जब मैं थिएटर में। फिर आपको कब पता चला यार मुझे एक्टर बनना है, या किसी ने गाइड किया कि यार एक ये भी कर लो, देख लो? रिद्धि क्या होता है ना कि हम जब हम एकदम 17-18 साल के होते हैं ना, तो हम ना बहुत ही क्या बोलते हैं, इमेच्योर तो होते ही हैं हम, बहुत ही क्या कहते हैं कि सोचते रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, इस उसमें रहते हैं। उसी को यंग बोलते हैं, जो कंफ्यूज होता है थोड़ा सा, उसी को यंग एज बोलते हैं, जहाँ वो कंफ्यूजन होती है, क्लैरिटी नहीं होती चीज़ों की किधर है। तो हमें ये दिखा तो ये अच्छा लगा, वो दिखा तो ये अच्छा लगा। बट मैंने एक बार अपने दोस्त को देखा, वो दूरदर्शन पे एक एंकरिंग करता था, एक छोटा सा शो आता था लखनऊ दूरदर्शन पे, कृषि दर्शन। अब वो मेरे साथ एक क्लास में जाता था, उसमें मैंने उसको देखा, अरे आप टीवी पे आते हो ऐसा वैसा। तो उसमें मुझे अरे इतना आसान नहीं है और आपको एक्टिंग करने के लिए सीखना पड़ता है पहले। तो मैंने, आप मुझे बताइए क्या कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मुझे एक्चुअली बचपन से ना मैं फेमस हो जाऊँ। तो क्योंकि मैं राजपूत फैमिली से था, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार मैं अगर आर्मी में चला गया तो मैं शहीद हो जाऊंगा, तो मेरे नाम की रोड बन जाएगी, मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे। तो फिर मुझे अगर मैं इसमें चला गया एक्टिंग फील्ड में तो भी मेरा नाम होगा। सो इज दैट कि मैं फेमस होना, फेम के पीछे भाग रहा था उस टाइम पे। कुछ भी ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे यही बनना है, कंफ्यूज था। तो उसने बोला कि आप आके थिएटर देखिए, सुनील दीक्षित उनका नाम है। तो मैं पहला प्ले देखने गया था लखनऊ में, उसका नाम था एक मशीन जवानी की, इट्स अ कॉमेडी प्ले। और मुझे वो देखते देखते ऐसा लगा यार कि ये तो बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं, मतलब हमारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स इनसे बहुत बेहतर हैं, मतलब कुछ तो जादू हो रहा है स्टेज पर। फिर जब मैं मिला उनसे तो बहुत डर डर के मिल रहा था कि यार, मैंने कहा दोस्त यार मिलवा दो इनसे। खैर उनसे मिला, जब मैं निकला बाहर, खड़ा हुआ गेट के बाहर, तो जिनको मैं बहुत ऊपर समझ रहा था ना कि यार ये तो बहुत बड़े स्टार्स हैं ऐसे कुछ, क्योंकि मैंने पहली बार देखा था कुछ ऐसा, इस तरह के एक्टर्स होते हैं। बट वो उनकी जो माली हालत थी ना बहुत ख़राब थी। मतलब वो जब निकले तो साइकिल से निकले अपने अपने घरों के लिए। मैं कहा यार ये तो बड़ी हालत ख़राब है यार, ये तो नहीं हो पाएगा यहाँ तो। मतलब समझ लो ना आप किस तरह से जो बाहरी आडंबर है ना दुनिया में कि यार अगर कोई एक्टर है तो इस गाड़ी से चलेगा, इस घर में रहेगा, ऐसे कपड़े पहनता होगा, तो वैसा मुझे लगा यार ये तो इनसे बड़े एक्टर हैं, काम इनका इनसे बड़ा है। बट जब उनकी मैंने कंडीशन देखी ना यार ये तो बहुत गरीबी है, तो एक बार के लिए मुझे कैसे होगा यार। बट फिर मैंने कहा चलो यार सीखने के लिए तो अच्छा है, चलते हैं। तो फिर कुछ 1000 रुपए महीने की रिहर्सल के मिलते थे उस टाइम पे, 1000 या आप महीने भर रिहर्सल करते थे 2 घंटे की। लखनऊ में थिएटर मैंने शुरू किया। पहले शो में मुझे कुछ मिला नहीं, एंकरिंग करने को मिला स्टेज पे कि आप जाओ, तो फिर ठीक है। फिर जब दूसरा शो में मिला तो मैं कितना घबरा रहा था, मुझे आज भी याद है कि मतलब बहुत घबरा रहा था। फिर लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप ठीक है। तब वर्कआउट भी बहुत फोकस होता था, क्योंकि हमें यही पता था कि एक्टर बनने के लिए आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, आप सुंदर दिखने चाहिए। आप सुंदर में क्या सुंदर होता है वो नहीं पता था। ऋतिक को देख के मैं भी अंडर कॉन्फिडेंट होता था कि यार ऋतिक कितना सुंदर है यार, हम लोग कहाँ स्टैंड करेंगे ना। वो सोच के साथ आप आगे बढ़ते हो ना कि आप इनको देख रहे हो जो आपके एक्सट्रीम बॉलीवुड के लोग हैं। तब इतना एक्सपोजर नहीं था हॉलीवुड के लिए, या जो आपके रियलिस्टिक अप्रोच है, जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि इरफान साहब जैसे भी एक्टर्स होते हैं ना, नसीर साहब जैसे एक्टर होते हैं। तो हम यही सब सोचते थे, वेग से परसेप्शंस थे कि आप कैसे दिखते हो, कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो। खैर वहाँ शुरुआत हो गई, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया। और लखनऊ के सबसे बेहतर डायरेक्टर्स के साथ, सबसे बेहतर ग्रुप्स के साथ मैं इन्वॉल्व रहा। आनंद शर्मा जी ने उसमें बहुत हेल्प की, शुरुआती तौर पे मुझे लीड रोल दिए थिएटर में। फिर दर्पण के साथ जुड़ा मैं, तो अनिल रस्तोगी जी और थपलियाल सब, उन्होंने बहुत हेल्प की। और फिर मैं वहाँ का मतलब मैंने सब में मैं लीड करके मैंने कहा अच्छा अब तो हो गया। अब मैं पेरेंट्स को कैसे मनाया, बिकॉज़ एक तो राजपूत। हाँ नहीं, पेरेंट्स को तब मनाने की बारी आई। मैंने किसी को बताया नहीं था मैं थिएटर करता हूँ। अच्छा। And I used to live alone in Lucknow. My parents used to live in Ayodhya. So Ayodhya is my birthplace. Okay. जब ये हुआ कि अब प्रोफेशनली कहीं हमें इसको बनाना है, तो मेरा ये था मैं मुंबई ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी ही होगी। और सबने सजेस्ट किया कि आप प्रोफेशनली सीख के जाएं काम, क्योंकि कितना भी आप छोटे शहर में थिएटर कर लें, एक इमेच्योर सा अप्रोच होता है, कुछ चीजें टेक्निक नहीं पता होती हैं आपको। तो आनंद शर्मा जी ने मुझे बताया कि जो है एक
फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे में और एनएसडी है दिल्ली में, तो आप दोनों के लिए ट्राई करें। तो मैंने एनएसडी के लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत प्रिपरेशन की थी और अनफॉर्चुनेटली मेरा वहाँ नहीं हुआ। और उसी साल मैंने एफटीआई के लिए अप्रोच किया था और जितनी भड़ास थी मैंने उस एग्ज़ाम में निकाला और मेरा सिलेक्शन एफटीआई में हो गया। तो मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं बेटर जगह पहुंच गया, क्योंकि मुझे फिल्म की टेक्निक सीखनी थी, ना कि मैं थिएटर में परस्यू करना चाहता था बहुत ज़्यादा। मुझे थिएटर बहुत पसंद है बट मुझे एक्चुअली फिल्म मीडियम में जाना था और उसकी टेक्निक सीखनी थी। तो एफटीआई में जब सिलेक्शन हुआ तब ये हुआ कि फीस वीस जमा करनी है तो पापा को बताना पड़ेगा, पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। तो मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन है, एक हम 4 भाई हैं, सबसे बड़ी बहन है, फिर भाई है मेरा, फिर एक बहन है और फिर मैं सबसे छोटा। तो जो मुझसे बड़ी सिबलिंग जो मेरी बहन है नूतन, उनसे मैंने बोला दीदी ऐसा ऐसा है और अभी क्या करूँगा। उन्होंने मुझे मेरा थिएटर में देखा था नाटक। अच्छा। सिर्फ वही थी मेरे फैमिली मेम्बर से जो अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। बोला तू बहुत अच्छा एक्टर है तो मत छोड़ियो, ऐसा उनका कहना है तो तुम ज़रूर इसको परस्यू करो। तो मैंने कहा हाँ छोटिया करना तो है। तो फिर ये हुआ कैसे मनाया, तो हमने अपने पेरेंट्स को 3 इडियट और ये सब तारे ज़मीं पर फिल्में दिखाई। हाँ मतलब कि थोड़ा फिल्मी किया और फिर दीदी ने उन्हें बोला कि देखो जो करना चाहता है करने दो, है ना। जबकि हमारे फैमिली में आर्ट का ए भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से मुझे क्या आ गया। हाँ मुझे यही पता है बचपन में दादाजी मुझे डांस जरूर कराते थे। चुम्मा चुम्मा दे दे गाने पे डांस कराते थे मुझे और 25 पैसे मिलते थे, उसकी मैं जलेबियां खा करता था। मुझे सिर्फ वो पता है कि मेरे दादाजी का इंटरेस्ट बहुत था, बट जब मैं कुछ करने लायक बना इंडस्ट्री में तो अनफॉर्चुनेटली मेरे दादाजी मेरे साथ में नहीं है। सो आज भी मैं उनको मिस करता हूँ या। बट इसमें मेरी बहन का बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने फिर घर वालों को समझाया, चीज़ें की और फाइनली मुझे पैसा मिला फीस भरने का और मैं एफटीआई पहुँच गया। एफटीआई ने मुझे बहुत सारा मेरा मतलब जो आउटलुक जो मतलब नज़रिया था देखने का ना एक्टिंग को लेके, वो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। एंड फिर मैं इंटरनेशनल सिनेमा से रूबरू हुआ। वहाँ इतने सारे कल्चर के स्टूडेंट्स आते हैं, टॉप 10-20 स्टूडेंट्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया। सो चीज़ें बनती चली गई, जो क्लैरिटी आती गई लाइफ में कि क्या करना है, कैसे करना है, मेथड एक्टिंग क्या होती है, ये क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, किरदार क्या होते हैं, बॉडी कितनी ज़रूरी है, किस तरह की बॉडी होनी चाहिए, एक्टर की क्या होना चाहिए, प्रिसाइज्ड जो एकदम मैं बोला ना टेक्निक, कैमरे के सामने कैसे बिहेव करना चाहिए, कितनी सी बात किस तरह से कही जाएगी, वो फिल्में देखना, वो एक्सपोजर मिला, वो लोगों के साथ संपर्क में आए। आपने फुल प्रेप करके ही कदम रखा। वो यस यस यस। फिर मैं 2012 में मुंबई में शिफ्ट हुआ और फिर जो है फुल कॉन्फिडेंट था मैं कि पर जब आप आए तो जो इंडस्ट्री का कल्चर देख के शॉक हुए? मतलब शॉकिंग नहीं था क्योंकि हम पूना में थे ना, तो मुंबई से लगा ही हुआ था। हाँ। तो हमें ज्यादातर जो सीनियर्स आते थे वो यहाँ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। उस टाइम पे राजकुमार राव की पहली फिल्म आई थी जब हम एफटीआई में थे और हमें याद है हम 12 बैचमेट्स गए थे देखने के लिए और हम बहुत खुश थे कि हमारे एक सीनियर की फिल्म आई है बहुत अच्छी। एलएसडी फिल्म आई थी राजकुमार राव की पहली फिल्म और हमें वो एक उम्मीद दिखी कि जो हमारा सीनियर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो उनके अंडर में जब भी आते थे उनसे इंटरेक्शंस होते थे तो बहुत सारी चीज़ें पता लगती थी कि बॉलीवुड में कैसे है, किनको अप्रोच कर सकते हैं, कौन कौन से नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं उस समय, कंटेम्प्रेरी जो नए फेसेस को तलाश रहे हैं, किस तरह का सिनेमा आपको करना है, वो आपके अंदर से आवाज़ आती है किस तरह की चीज़ें आपको करनी है। जब आया तो थोड़ा डिफिकल्ट थी चीज़ें क्योंकि आप अप्रोच करते हो, यहाँ पे टाइम नहीं है लोगों को आपके अप्रोच को फॉलो करवाने का कि भाई आप टाइम लीजिए, ये लीजिए, स्क्रिप्ट 2 महीने लीजिए। वो एक्चुअली आपसे चाहते हैं कि आप अगर योगेंद्र आया है तो योगेंद्र के अंदर क्या है, आप ये लाइनें आपने सबसे कर दो, कैरेक्टराइजेशन का टाइम नहीं है तो थोड़ी फास्ट थी चीज़ें, तो क्विकली अपने को ग्रास्प करनी थी। और एक चीज़ तो क्लियर था मेरे माइंड में, क्लैरिटी थी मुझे कि मैं अब घर वालों से कोई किसी तरह का सपोर्ट नहीं लूँगा क्योंकि इतने पैसे उन्होंने मुझे फीस में सपोर्ट किया है। एंड तो ये एक खुददारी थी, ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट नहीं कर सकते, बट एक खुददारी थी कि मुझे अपनी एक्टिंग के दम पे ही अपना घर चलाना है इस शहर में। तो उसके लिए मुझे जो भी जिस फील्ड, मैंने कभी फील्ड को बैरियर नहीं बनाया कि टीवी नहीं करना, थिएटर नहीं करना, फिल्म से नहीं करनी, कभी भी नहीं। आप मेरा फिल्मोग्राफी देखेंगे, आप मेरा IMDb देखेंगे तो उसमें सब कुछ है। मेरी पहली फिल्म थी NH10 थी, तो आई स्टार्टेड विद फिल्म्स, लाइक एड्स किए थे मैंने 2-3। फिर मेरी पहली फिल्म NH10 थी, फिर दूसरी फिल्म ट्रैप्ड थी, फिर मिर्जा जूलियट थी। मिर्जा जूलियट फिल्म करते करते मुझे राजेश राम सिंह सर से मुलाकात हुई, जो मुझे टीवी में जो कॉकरोच शेखर के प्रोड्यूसर है, वो मुझे टीवी में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। तो फिर वहाँ से आपको गुम है? फिर वहाँ से मुझे गुम है किसी के प्यार में मिला और फिर यार वो लोगों को इतना पसंद आया किरदार सम्राट की, अभी टीवी में लोग मुझे जानते हैं और फिल्मों में अभी भी मेरा एक अहम मतलब मुकाम, जिस तरह के आप कहते हैं कि लोग आपको जाने फिल्मों के जरिए, उसमें अभी भी मैं लगा हुआ हूँ कि मुझे कुछ ऐसा
मेरे रास्ते में कुछ ऐसा किरदार आए कि मैं उससे वहाँ पे भी अपने आप को साबित कर पाऊँ कि हाँ मैं बेहतर कर सकता हूँ फिल्मों में भी। पर जब आप मुंबई आए तो कोई गॉडफादर आपका था नहीं, आप टोटली आउटसाइडर थे, तो किसने गाइड करा यार? किसने तो बोला होगा इसके पास चले जा, इसके पास चले जा, तो वो कैसे गाइडेंस मिला? तो जो हमारे पहले से सीनियर्स थे यहाँ पे, चाहे वो जयदीप पहलावत रहे हों, चाहे राजकुमार राव रहे हों, चाहे विजय वर्मा रहे हों, चाहे जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, चाहे भुवन अरोरा रहे हों, है ना, तो उन्होंने बहुत गाइड किया कि ये 5-6 कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, आप उनसे मिलिए, है ना। जोगी मल्लंग सर थे, मुकेश छाबड़ा, मन्यू रे, नंदिनी श्रीकांत, ऐसे 5-6 फिल्मों के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे उनके टच में हमें आता, और हमें एंट्री तो मिल जाती थी एफटीआई के नाम पे। किस हेलो सर, हेलो मैम, मैं एफटीआई से हूँ और मैं अभी भी पास आउट हुआ हूँ और बस आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वो आपको बुला लेते थे, इंट्रोडक्शन हो जाता था। तो जोगी मल्लंग सर के थ्रू मुझे पहला ब्रेक मिला, NH10 मिली। एक फिल्म और थी जो बन नहीं पाई, वो ऑलमोस्ट मुझे मिल गई थी, वो साजिद अली की फिल्म थी, इम्तियाज अली के भाई हैं, उन्होंने लैला मजनू बनाई थी, बाद में डायरेक्ट की थी, तो फिल्म रुक गई थी। बट पहली फिल्म फिर निकल के आई NH10, तो वो उनके थ्रू हुई, फिर चीज़ें धीरे धीरे लोग आपको जाने लगे कि हाँ एक ऐसा एक्टर है। फिर उन्हीं दौरान मैंने एक नाटक किया, थिएटर भी शुरू किया, एक ग्रुप बनाया हमने, फॉर्म किया कि जब बाकी खाली टाइम हो तो क्या करेंगे, तो उसको हम एनर्जी को नाटक में डाइवर्ट करते हैं। लकीली मेरा एक प्ले था नॉर्मल जिसका नाम था, और वो थेस्पो एक फेस्टिवल होता है पृथ्वी फेस्टिवल में, ऑल ओवर इंडिया से 5 प्ले सिलेक्ट होते हैं, यूथ फेस्टिवल होता है वो, अंडर 25 का वो फेस्टिवल होता है। तो वहाँ मुझे मौका मिला करने का, और वहाँ का मैं बेस्ट एक्टर था। वो जब नाटक मैंने पृथ्वी में किया तो वहाँ से मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि जैसे मैंने एड्स किए, बहुत सारी एड्स फिल्म्स की। फिर मैं वहाँ से दुबई चला गया ब्रॉडवे करने के लिए। हाँ, तो विस्क्राफ्ट का एक शो था जाने जी का, जिसको करने में 2016 में दुबई चला गया। आवाज तो वैसे भी आपकी अच्छी है। तो फिर उन्होंने एक ब्रॉडवे थिएटर का उन्होंने प्लान किया था, तो वहां जाके मुझे समझ में आया कि स्टारडम क्या होता है, बिकॉज वो फुल कमर्शियल, शामक दावर उसके कोरियोग्राफर थे, ग्लेन डेमेलो उनके साथ थे, और इट्स लाइक ह्यूज स्टेज इन मिड ऑफ अबू धाबी एंड दुबई। सो 2 साल मैंने प्रॉपर डांस ट्रेनिंग, एरियल ट्रेनिंग, फाइट ट्रेनिंग, और ड्रामा तो था ही, और आपकी बॉडी, क्योंकि आपको स्टेज पे दिखना है, आपको ब्रॉड दिखना है, तो सब कुछ एक जो स्टार का पूरा ट्रीटमेंट आपको होता है, वो सीखने को मिला मुझे। तो फिर वहाँ पे वो एक फील्ड में आया कि आप एक्टिंग तो ठीक है, चलो आप एक एक्टर अच्छे हो, लेकिन अगर आपको एक स्टारडम स्टार क्रिएट करना हो या आपको जो वो मैजिक क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने बहुत मतलब 2 साल तक वहाँ पे शोज़ किए मैंने, वहाँ पे मिडिल ईस्ट फिल्म फेयर में परफॉर्म किया, बड़े बड़े नामी लोगों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। शाहरुख सर आ चुके थे वहाँ पे, करण जौहर सर आ चुके थे, दीपिका पादुकोण। मैंने इनफैक्ट फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट में मैं अगर कहूँ सॉन्ग पे परफॉर्म किया था, एरियल एक्ट किया था। तो वो जब हुआ तो फिर मैं वहाँ पे करते करते बोर हो गया, मैंने कहा इसके आगे क्या, मुझे जा रहा तो बॉलीवुड में, मैं दुबई में क्या कर रहा हूँ। बट उससे क्या हुआ कि मुझे एक सर्टेन कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया, और जब मैं वापस आया तो मुझे अप्रोच मेरी थोड़ी वैसी हो गई कि अब मैं कहानी कहना चाहता हूँ। तभी से मेरे दिमाग में था मैं कहानी कहना चाहता हूँ, कोई भी मीडियम हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जहाँ मेरा पूरा कैलिबर दिखे मैं वो करना चाहता हूँ, वो किरदार करना चाहता हूँ। और फिर लकीली उसी दौरान गुंजन सक्सेना मैंने की वापस आने के बाद। तो गुंजन सक्सेना लोगों को बहुत पसंद आया, पता नहीं कैसे वो, है ना, जब भी वो फिल्म देखते हैं लोग तो मुझे याद रखते हैं कि हाँ यार वो लड़का था जो, वो कौन है। सो ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए। शरण सर जो डायरेक्टर हैं बहुत ही कोऑपरेट किया, मतलब बहुत सपोर्टिव थे वो हर एक किरदार को अपने बहुत अच्छे से वो करते थे। कोई भी बात होती थी वो शेयर करते थे कि यार ये चेंजेस हम कर रहे हैं योगी, तो ये ऐसा है। मैंने कहा सर बिल्कुल सर, आप डायरेक्टर हो, आप जो चेंज चाहो आप कर सकते हो। तो इनसे क्या आपको एक मोरल बूस्ट होता है कि यार आपको ना कोई कम नहीं समझ रहा है, क्योंकि पुल डाउन करने वाले तो बहुत हैं। यस, तो और धर्मा के साथ काम करना है ना, सो वहाँ बहुत सारा सपोर्ट मिलता है आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, बाकी सब कुछ टेक केयर कर लेते हैं हम लोग। जब गुंजन सक्सेना मिला तो आपको ये लगने लगा था अब तो मैं कर लूंगा कुछ भी, मतलब अब सही ट्रैक पे हो? जब गुंजन सक्सेना मिली नहीं, जब मैं वहाँ सेट पे गया ना, और जब मुझे रिस्पांस मिला ना, चाहे जानवी से बात हुई हो, चाहे विनीत सर से बात हुई हो, चाहे जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्हें मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा था ऑन द, मतलब वहीं पे। इवन मैंने वो फिल्म खत्म करते करते जो उसके राइटर थे उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म भी की, लघु शंका। मैंने और श्वेता त्रिपाठी ने एक शॉर्ट फिल्म है बहुत अच्छी, लघु शंका।
तो ऐसे जब आपको काम देके काम मिलता है ना, तो बड़ी खुशी होती है, यू नो कि मैं कोई ऐसे पर्सनल लेवल पे किसी को अप्रोच नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा, कि मतलब वो काम देख के ही काम मिला है मुझे। इवन गुंजन सक्सेना जब आई है तो ही स्टार को लगा है कि यार ये सम्राट के रोल में एकदम फिट रहेगा, तो वो चीज़ें ऐसे बनती चलेगी। वो लॉकडाउन में फिल्म रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे, एंड लॉकडाउन के बाद ही गुम किसी के प्यार में स्टार्ट हो गया। हाँ, करेक्ट। रिजेक्शंस आपको बॉदर करते हैं? कितने रिजेक्शंस आपने फेस किए? यार रिजेक्शंस बॉदर करते हैं, और हम बोलने के लिए अच्छा लगता है कि हम कंस्ट्रक्टिव वे में सोचते हैं रिजेक्शन को, बट ऐसा होता नहीं है यार। आपको बॉदर करता है क्योंकि आपको लगता है कि आप जब किसी और को काम करते हो देखते हो ना, तो आपके अंदर आता है कि ये रोल मुझे क्यों नहीं मिला, मैं भी तो ये कर सकता हूँ, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, या जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। लेकिन आपके अंदर हमेशा एक वो रहता है, और होना भी चाहिए एज एन एक्टर, एक भूख होनी चाहिए कि यार मुझे भी करना है, मुझे भी अच्छा करना है, और मैं कर सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा, मैं मेहनती हूँ, है ना। सो वो एक थोड़ा मन में मलाल रहता था कि एक तो एक एक्टर होता है ना, जब भी ऑडिशन देता है उसको लगता है कि वो मुझे क्यों नहीं मिला। हर ऑडिशन तो, हर किरदार तो आपको मिलेगा नहीं, बट एक मन में चाहत होती है अच्छा था ऑडिशन। किस बेसिस से के चलते रिजेक्शंस मिले? कुछ बेसिस ये होता है कि ज्यादातर देखो हमें जो लगता है, बट कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर के दिमाग में जो किरदार का जो पूरी छवि होती होगी ना, उसमें हम कहीं फिट नहीं बैठते होंगे, तो इसलिए शायद रिजेक्शंस मिलते होंगे। रिजेक्ट क्यों हुए आप, ये कोई नहीं बताता आपको, है ना। ये कोई नहीं बताता कि रीजन क्या था रिजेक्ट होने का। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, किसी को काम मिलता है, किसी को काम नहीं मिलता है, एंड मुझे लगता है डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। आप अपना काम करते रहिए, आपके हाथ में वही है, बाकी डेस्टिनी आपके लिए जो बना है वो आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। जैसे बस इतना था ख्वाब। कभी ऐसा हुआ रिजेक्शंस के बाद कि यार अब नहीं हो रहा है इनिशियल डेज में? नहीं, क्योंकि कभी-कभी पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि अब क्या, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी रहती है इस फील्ड में। लकीली मेरे पेरेंट्स, जब उनको पता लग गया था कि जब वो इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जब गया है, सेलेक्ट हुआ है, उसके अंदर कोई तो एक एबिलिटी है जिसको, तो उन्होंने उसको रिकग्नाइज किया, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। उसके बाद से हमेशा सपोर्ट किया। मैं ही ऐसा था कि मैं जो उनका सपोर्ट नहीं लेना चाहता था, मतलब रिलेक्टेंट होता था उनसे कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए। अदरवाइज मैंने ये सोच लिया था कि जैसे नसीर सर की एक बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर अपनी लाइफ में आपके पास दो ऑप्शन है ना, कि एक है एक्टिंग करनी, बी कुछ और है, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, तो आप बी पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आप बहुत जल्द उधर चले जाओगे। तो इसलिए मैंने अपनी लाइफ में कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था, मुझे बी प्लान बनाया नहीं मैंने। मेरी लाइफ में प्लान बी है ही नहीं। मेरा ये था कि मैं यही करने आया हूँ, मुझे यही करना है, अपना 100% इसमें दूंगा, ताकि मुझे लाइफ में कभी ये मलाल ना हो कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया। गुम है किसी के प्यार में ये कह सकते हैं कि आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल बिल्कुल। गुम है किसी के प्यार में सम्राट का किरदार, मुझे लगता है कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ जाते हैं, और मुझे वो वैसा ही था और अनएक्सपेक्टेड था। लगा था कि आपका जो किरदार है कुछ समय के लिए था, लेकिन डिमांड्स के चलते उसको बढ़ाया गया। लगा था कि यार ये किरदार इतना फेमस हो जाएगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगा था रिद्धि। हम सिर्फ ऑनेस्टली जा सकते हैं ना, अप्रोच कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हमें खुद नहीं पता होता कि ये इतना पसंद क्यों किया जा रहा है ना, और जहां हमें बहुत उम्मीद होती है ये पसंद किया जाना चाहिए, वो नहीं पसंद आता है लोगों को। तो मुझे ये लगता है कि वो सब डेस्टिनी है, वो सब चीजें हैं कि आप ईमानदारी ऑनेस्ट अपने चीजों के साथ में, और सारी चीजें एक सही करेक्ट मोमेंट पे फॉल इन प्लेस हो गई। तो वो अनएक्सपेक्टेड था यार वो, मतलब किसी को मेकर्स को भी आज भी मैं कुछ भी कर लूं, सम्राट के नाम से ही जाना जाता हूं, और लोग मैं सम्राट ही करते हैं, और मेरी यही कोशिश है कि मैं उससे बेहतर कुछ करूं, ताकि मुझे लोग उसके नाम से भी जाने, और एक किरदार में ना बांध के रखें, बल्कि मुझे योगेंद्र विक्रम सिंह के नाम से जाने। सेट पे कैसा माहौल रहता था? आयशा आपकी काफी अच्छी दोस्त है, कैसा इक्वेशन था आपका और कैसा है? आयशा, जब मैं पहले शुरुआती जब मेरे एपिसोड्स थे, जब मैं चला जाता हूँ घर छोड़ के, उससे पहले तो मेरा आयशा से कोई इंटरेक्शन नहीं था। फिर जब मेरा कमबैक होता है शो में, तो आयशा से इंटरेक्शंस होते हैं बहुत सारा, और पहला दिन तो मेरा बहुत ही वैसा था कि आयशा को लगा कि यार ये कौन एक्टर है, तो बहुत ही खराब है, ऐसा कुछ दिमाग में आ गया होगा, उसे परसीव मतलब ऐसा बना लिया होगा, मेरे बारे में सोच लिया होगा। क्योंकि मैं उसी दौरान जब मेरा कमबैक था, मैं एक वेब शो कर रहा था, बिंदिया करके अभी रिलीज होने वाली है अमेजोन के साथ में। तो बिंदिया के साथ मेरा ऐसा था कि मैं बैक एंड फोर्थ शूट कर रहा था, मैं वहाँ नाइट करता था, फिर मैं यहाँ फिल्म सिटी आता था और यहाँ डे करता था, या वहाँ 2 दिन कर रहा हूँ। तो मैंने कम से कम अगस्त में 20 फ्लाइट्स ली थी, तो मैं एकदम सो नहीं पा रहा था उस टाइम पे। तो
जब पहला दिन था मेरा सम्राट का, तो मैं जब उतरा तो मैंने देखा ये तो बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है यार, और मैं रात भर सोया नहीं था, फ्लाइट में 1 घंटे सोया था, तो स्क्रिप्ट मैं प्रिपेयर ही नहीं कर पाया था। और सामने आया और उन्होंने कुछ शूट कर लिया था मेरे बिना, और उन्होंने बोला कि आपसे कुछ क्लोजेस करने हैं आपके, तो करते हैं। और मुझे आदत नहीं थी, मुझे बिना मास्टर के क्लोज करने की आदत नहीं थी कि हुआ क्या मास्टर में। जब तक मास्टर नहीं होता था मुझे पता नहीं होता कि क्या, मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो। उन्होंने बोला वो वहाँ है, वो वहाँ है, वो वहाँ है, आप यहाँ बैठोगे, आप यहाँ खड़ोगे, यहाँ खड़े। मैं ब्लैकआउट, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे लगा कि मैं तो सब भूल गया। एक्टिंग बहुत कोशिश किया एडीज ने, बाकी लोगों ने, और आयशा सामने थी, वो बोल रही बेचारी नहीं सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करिए करते हैं, मैं देती हूँ, मैं क्यों कर देती हूँ ऐसा वैसा। और मैं बहुत एम्बैरेस्ड हो रहा था कि मुझे हो ही नहीं रहा था मुझसे, क्योंकि आप जब नींद नहीं होती ना तो आप बोलते यार कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैं क्या हूँ। सो मैंने, डायरेक्टर सर थे रंजीत सर, मैंने कहा सर मेरे को 10 मिनट दीजिए, प्लीज़ 10 मिनट दीजिए। और लाइट जा रही थी, डे लाइट का सीन था वो। मैं सर मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं करता हूँ। वापस वैनिटी में गया और पूरा एकदम फ्रेश होके फिर मैंने उसको तैयार किया और फिर हमने वो कर दिया। ठीक है। फिर जब आयशा बाद में बात हुई, बोले यार मुझे तो लगा यार क्या है, इसको तो लाइनें याद नहीं होती है, तो क्या है। फिर जब आप वापस, फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि मैं उधर की स्क्रिप्ट इधर से पढ़ते जाता था, और एडवांस में मैंने स्क्रिप्ट लेता था गुम की, और मैं उधर से पढ़ते हुए इधर आता था, शूट करता था। बहुत हैक्टिक था वो, बहुत हैक्टिक था। जो भी उस दौरान मेरे साथ में था उनको पता है कि मैं कैसे शूट कर रहा था, बिकॉज वो बहुत ही मेजर, मतलब मैं वन ऑफ द लीड्स में हूँ जो अभी ये अमेजोन पर रिलीज होने वाली है। वो एमएक्स और अमेजोन के मर्जर में अटक गई है, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मैं मिस नहीं करना चाह रहा था। और दोनों तरफ, और इधर बज़ इतना हैवी था सम्राट का, इतना बज़ था कि मैं उनके एक्सपेक्टेशंस में खरा उतरने के चक्कर में मैंने इतनी मेहनत की है ना। खैर उसका उतना ही प्यार मिला उसका, या सो जब प्यार मिलने लगा तो एक आपको मोटिवेशन भी रहता है कि नहीं यार, हर सीन के बाद कमेंट्स लोगों के फीडबैक्स, ओ हो। और बेचारी पत्रलेखा यार, मुझे उस पर वो आती है बेचारी पे, है ना। जितना मैं पत्रलेखा को डांटता था उतना ही ऑडियंस को मजा आता था। सो वो एक अलग टाइम था यार। 3.8 टीआरपी, 3.6 टीआरपी, 3.5 टीआरपी, है ना। वो दिन थे जो हमने देख लिए यार। या हाँ, मतलब कभी भी ऐसा होता था कि 1 मिनट भी टीवी नहीं छोड़ा है लोगों ने। ऐसे फीडबैक आया था हम लोग, एक एपिसोड में 1 मिनट टीवी नहीं छोड़ा लोगों ने। तो दैट वाज वेरी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी, हमारी पूरी टीम के लिए। वो एनर्जी थी ना जो हम कर रहे थे उसको, और सारे बहुत अच्छे एक्टर्स थे उसमें, बहुत अच्छे एक्टर्स। हमें सबसे ज़्यादा काम नील ने किया था, और नील इतना कोऑपरेटिव थे, मतलब सबने मुझे इतना कोऑपरेट किया ना कि उसको जाना है 2 घंटे में। सब लोग आते थे सेट पे, सब लोग। कभी नहीं तो मैं जाता था, अरे यार आ जाना प्लीज, आ जल्दी, मेरे को निकलना है, मेरी फ्लाइट है। तो वो मैंने देखा ना कि कोऑपरेशन से होता है काम, कि उसको जाना है, उसका आउट टाइम है, सभी कोऑपरेट कर रहे हैं। पूरी बड़े सीन्स हम लोग कर रहे हैं फटाफट। डायरेक्टर सर, क्रिएटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ वंकर बहुत कोऑपरेटिव थे लोग, मेरे प्रोड्यूसर्स सारे। उन्होंने कहा अगर योगी तू कर लेगा तो तू कर अच्छे से, हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो पूरी टीम, पंकज सर जो हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शंस थे, रिचर्ड उस समय, ये सब बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे आज, बहुत। और जब आपने पहला शॉट दे दिया आयशा के साथ, तो क्या रिएक्शन था उनका? वो मुझे अब बताती है, उसने जज कर लिया था। बोला यार योगी मैंने जज कर लिया था कि यार ऐसा क्या है, इसमें इतनी तारीफ कर रहे थे इसकी, इसको तो लाइन ही याद नहीं होती। तो बट फिर हम लोग फिर अच्छे दोस्त बन गए, और वो भाई बहन का जो बॉन्ड उसमें निकल गया है, वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि राइटिंग बहुत अच्छी थी और सिचुएशन बहुत अच्छी थी, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो किरदार बहुत अच्छा था, और मैं लकी था कि सम्राट किरदार मेरे हिस्से में आया। और जब इतना प्यार मिला तो आपकी सिस्टर और फादर का क्या रिएक्शन था? फिर तो उनको लगा कि हाँ मेरा जो डिसीजन था वो सही था, और सिस्टर को तो पता ही था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा, बट मम्मी पापा को बहुत खुशियाँ मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि आस पड़ोस के लोग जानने लगते ना, अरे इनका बेटा तो सम्राट है, अरे सम्राट इनका बेटा है। वो जो फेम था चाहिए था ना वो। और मुझे खुशी से बात थी, मेरी फैमिली, मेरे परिवार को रिकग्निशन मिली कि लोग उन्हें, मतलब मेरी वजह से कुछ उनको खुशियाँ मिल रही हैं कि लोग उन्हें पहचान रहे हैं, अरे उनकी मम्मी है, उनके फादर है, उनके भाई हैं, उनकी बहन है। तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है दिल को। तो गुम है के बाद ही फैंस रिकॉग्नाइज करने लगे थे, जब बाहर जाते हो मॉल वॉल में? तो मैं बता रहा हूँ, मैं बिंदिया शूट कर रहा था, मैं लखनऊ में इतने रिटेक करने पड़े थे मुझे, क्योंकि वो सम्राट उस समय चल रहा था। हाँ। और हम आउटडोर कर रहे थे रोड पे, तो कभी कोई चिल्ला रहा है सम्राट सम्राट। तो एक बार मेरे को एक्टर हैं विनीत सर, जो मेरे फादर प्ले कर रहे थे, मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे थे। तो उन्होंने एक फैन कोई आया, उसने कहा हेलो सम्राट सर एक फोटो हो जाए। तो मैंने खिंचाया, ठीक है। तो बोले तुम्हारा नाम तो योगी है ना, योगेंद्र, तो सम्राट क्यों कर रही है? सर मैं एक टीवी का शो करता हूँ, गुम है किसी के प्यार में, उसमें मेरा किरदार सम्राट है। ओहो अच्छा, वहां से भी पैसा छाप रहे हो क्या?
तो ऐसा था, तो या आज भी लोग मुझे जानते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बॉम्बे में एक रूम से लेकर अब आप 3 BHK में रहने लगे, तो सो कैसा था वो फर्स्ट स्ट्रगल जो आपका? और बाइक से अब मैं थोड़ी मतलब अगर हम इन चीजों से जज करें चीजों को, ये कोई वो नहीं होता, लेकिन हाँ एक शौक होता है ना कि यार ये मैंने कमाया है, ये मैंने कमाया है, यू नो, ये जर्नी मैंने देखी है, अपने दम पे देखी है। सबका सपोर्ट होता है, लेकिन उस सपोर्ट में आप मेहनत करके आगे बढ़ना ना, उससे क्या होता है आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हो कि साहब अगर योगेंद्र आगे बढ़ सकता है तो हम भी कर सकते हैं, उनके मन में यही आता है। तो मैं उस तरह रूट से ऊपर आया हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करूँ, ताकि इस तरह की फैमिलीज से जो भी जहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं है आर्ट को लेके, वहाँ लोग हिम्मत दिखा सकें कि वो दूसरा योगेंद्र आगे भेज सके अपने घरों से कि यार मेरा बेटा भी जाएगा तो वो भी अच्छा कर सकता है, उन्हें ये भरोसा हो। आयशा की एक क्वालिटी जो आपको बहुत अच्छी लगती है? आयशा की एक क्वालिटी कि वो ऑनेस्ट रहती है चीज़ों को लेके, है ना, वो जो भी उसके दिल में होता है बोल देती है, जो भी उसके मन में होता है वो कह देती है, तो वो अच्छी चीज़ है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, सेट पर अनबन होती रहती है, हर सेट पर होती है, वाइब्स नहीं मिलता है, तो ऐश्वर्या का आपके साथ बॉन्डिंग कैसा था? ऐश्वर्या और हम बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते थे, मतलब क्योंकि ज़्यादातर सीन्स मेरे ऐश्वर्या के साथ ही होते थे, और छोटा मोटा फ्रिक्शन तो हर सेट पे होता है, 4 लोग हैं, कहीं कोई मुझे इस सीन को इस तरह से अप्रोच करना है, ये इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, तो वो हम मिल बैठ के बातें करके रिजॉल्व कर लेते थे और हो जाता था। बट मुझे कभी भी ऐश्वर्या के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आज भी हम टच में या उससे कहीं सेट पे कुछ ऐसे टेंशन का माहौल ऐसा कुछ अनबन होता है क्या? यार मैं आपको बताऊं यदि सेट पे ना हर जगह माहौल वैसा टेंशन होता है, क्योंकि हम 12 घंटे काम करते हैं, हमारी शिफ्ट 12 घंटे की होती है, हमें कॉन्स्टेंटली काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज करनी होती है, उसके बाद सेट पे आना होता है, तो हम बहुत जल्दी ना लोगों को जज करना शुरू करते हैं। कभी होता है दिन ऑफ होता है किसी ने किसी तरह रूडली बिहेव कर दिया, वो मैं भी करता हूँ, कभी कोई किसी के साथ रूड हो गया, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई और हो, कोई और क्रू का मेंबर हो, बट जब आपको रियलाइजेशन हो जाए ना कि मैंने रूडली बिहेव कर दिया और आप सिर्फ सॉरी फील करते हो ना, मुझे लगता है सब कुछ सही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान गलती करता है, लेकिन अगर उसके लिए सॉरी फील करता है तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए, उसको उस बात को नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार ऐसा इंसान है, जस्ट तो हम यूं करते हैं लोगों को। तो मुझे लगता है कि उसका शिकार हुए हैं कुछ लोग, जो भी होते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है, उनको हम नहीं जानते हैं, हम उनके साथ क्या हो रहा है हम नहीं जानते, हम सिर्फ बाहर से देख रहे हैं कि अभी इसने कैसे रिएक्ट किया मेरे सामने, और उसके हिसाब से हम जजमेंट कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो हमारे दोस्त बन जाते हैं, कुछ होते हैं जो हमारे कलीग होते हैं, जो हमारे वर्क प्लेस में काम करते हैं साथ में, तो जरूरी नहीं कि हर कोई हाथ में हाथ डाल के घूमे, और जरूरी नहीं कि हर कोई आपका दोस्त हो। और तो मुझे ऐसा था कि आप जब तक आप प्रोफेशनल हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वही प्रोड्यूसर भी चाहता है, वही आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है एज एन प्रोफेशनल एक्टर। 16 घंटे आप लोग काम करते हो, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हो, कैसे डील करते हो? क्या होता है ना, जब आपको काम में मजा आने लगता है ना, तो घंटे पता नहीं चलते। जब वही काम आपको बोझ लगने लगे ना, या आप उस मानसिकता से आओ कि यार जल्दी से कर लो, फिर जाना है, सो फिर वो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं उधर भी मैनेज कर रहा हूँ, डे इधर भी नाइट मैनेज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मजा आ रहा है, ये तो मैं चाहता था ना। आप अब मैं शाहरुख सर को एडमायर करता हूँ, तो अब शाहरुख खान अगर आपको बनना है तो आप कैसे बनोगे? उनके साथ तो कितनी चीजें हैं, वो क्या क्या मैनेज करते हैं, कितनी नींद लेते होंगे वो। तो जब आप इस तरह से लोगों को देखते हो तो आप उनसे इंस्पायर होकर सीखते क्या हो कि आप तभी कर पाओगे क्योंकि आपको मजा आता है ना। आपको जिस प्रोफेशन में अगर आपको मजा नहीं आ रहा है ना, तो आपको काम नहीं, फिर आप घंटे ही लगेंगे आपको, 12 घंटे 16 घंटे अरे बीत ही नहीं रहे, और अरे यार 12 घंटे हो गए पता नहीं चला। तो वो वही है कि जिस काम को आप करने हैं पसंद है, तो आप फिर कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो टीवी एक्टर्स होते हैं उनको ना एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, बिकॉज हर कोई इवॉल्व होना चाहता है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहता है बॉलीवुड में। तो आपने भी वो चीज फेस करी है कभी? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने 2 शोज जब किए, दोनों टाइम पे मैं कुछ सीरीज का हिस्सा हूँ, साथ में पैरेलली में सीरीज भी कर रहा था। तो इसमें मेरे प्रोड्यूसर्स ने बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो कॉकरोच शाइका रही हो के लोग रहे हो, चाहे वो जब मैं मीत कर रहा था तब मैं यशराज की एक सीरीज कर रहा था, मंडला मर्डर्स, वो नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। तो वहाँ पे भी शशि सुमित ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, प्रोडक्शन हाउस ने। तो उस लिहाज से तो मैं बहुत ब्लेस्ड रहा हूँ कि मुझे
उस तरह कि उस फेस उन्होंने से हाँ मतलब उन्होंने मतलब ये नहीं किया कि नहीं ये आप नहीं कर सकते। बिकॉज एक टैग लग जाता है कि आप टीवी के हाँ नहीं इवन कभी भी मुझे ये नहीं फेस करना पड़ा कि ये टीवी का एक्टर इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि आप ऑडिशन करते हो, ऑडिशन ये एक जरिया है जहां आपको अपनी चीजें प्रूफ करनी होती है। अगर मैं वो सही कर रहा हूँ तो अच्छी बात है। मैंने मंडला मर्डर्स के लिए ऑडिशन दिया, शानू मैम के यहाँ से मुझे कॉल आया था। गुंजन के टाइम से मुझे बहुत पसंद कर रही हैं, गुंजन सक्सेना मेरा काम उन्हें बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने अब उनके असिस्टेंट ने मुझे अप्रोच किया उनकी टीम ने। तो फिर मैंने कहा कि सर मैं 9 बजे के बाद ही आ सकता हूँ, मेरी शिफ्ट रहती है। मैं रात को 10:30 बजे जाके उनको ऑडिशन दिया हूँ उनके ऑफिस में, बारी सारी डिस्कशंस हुए हैं और वो रोल मुझे मिला है। तो उन्होंने कभी इस नजरिए से नहीं देखा कि अभी ये टेलीविजन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि टेलीविजन को इतना ज़्यादा वो क्यों कर दिया गया है, इतना क्यों कर दिया कि टेलीविजन का एक्टर है, ये थिएटर का एक्टर है, ये फिल्म का एक्टर है। एक्टर होता है, मीडियम कभी उसके लिए बैरियर हो ही नहीं सकता है। और मैं तो डायरेक्टर से एक्टर हूँ, मुझे डायरेक्टर को फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है ना। सो आप एक्टिंग कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट कि यहाँ का मीडियम अलग है, थिएटर का मीडियम अलग है, टीवी का मीडियम अलग है, फिल्म का मीडियम अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है एक्टर होता है, अगर वो अच्छा एक्टर है तो फिर उसके लिए मीडियम कोई बैरियर नहीं होगा। आपने बोला एक अच्छा एक्टर उसका मीडियम कोई बैरियर नहीं होता। सोशल मीडिया आजकल ना गेम फॉलोअर्स का चक्कर है, एक्टिंग नहीं आ रही लोग उसको भी ले रहे बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स। उस पर आपका क्या सोच है, क्या कहना है? मुझे लगता है ये बहुत, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बहुत ही अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए अगर सोशल मीडिया के थ्रू चीजें ऐसी हो। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि अभी मैंने सुना था किसी ने सुसाइड कर लिया, कुछ फॉलोअर्स कम हो गए थे। तो ये जिस तरफ हम जा रहे हैं ना वो बहुत ही खराब है, बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके फैंस हों, आप उनसे बात कर सको, आप सोशल मीडिया पे हो, बस दैट्स इट। उसकी हो जो मस्ती है ना, और उस तरह से किसी को देखना कि अच्छा इसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं तो हम इसको कास्ट करेंगे या जो भी करेंगे, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जाती होगी उनके साथ जो वेल डिजर्व करते हैं उस पार्ट के लिए, उस किरदार के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये करते करते मुझे ऐसे भी सुनने में आया कि कास्ट कर लिया गया, फिर चेंज करना पड़ा इस बेसिस पे, क्योंकि 15 सेकेंड की रील में और 2 घंटे की फिल्म में सस्टेन करना बहुत ही अलग जॉब होता है, मुश्किल होता है। तो ये कहीं से भी मैं इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता हूँ। सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहता हूँ, बट उतना ही जितना मेरी कैपेबिलिटी है, जिससे मैं अपने क्राफ्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, उतना ही। क्योंकि वहाँ भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, लोग हमसे कनेक्ट करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं उनसे कनेक्ट करने में। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने फैंस को हमेशा जवाब दूँ। ये कहने की बात है कि आपके पास टाइम नहीं होता, अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, कहीं पहुंचना है, तब तक आपने देख लिया और आपने कोई ऐसा मैसेज जो आपको शॉक कर गया और दिल छू गया, कुछ अजीब सा अतरंगी से भी कभी-कभी मैसेज। अतरंगी से तो ऐसे आते हैं कभी-कभी कि वो गुस्सा हो जाते हैं अगर सीन लगे, और कभी ऐसा होता है कि मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ, आप सच में वही हो? तो मैंने उनको लिखा आपकी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ वो रिप्लाई नहीं करता तो अरे इनके तो बड़े नखरे हैं, है ना, रिप्लाई नहीं देते हैं। और जब देते हैं तो आपको भरोसा नहीं होता कि वही है। मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ, कोई हैंडल नहीं करता। हाँ वैसे भी बहुत सारे एक्टर्स की इंस्टा पेजेस वो लोग हैंडल करते हैं, दूसरे लोग, बट मैं खुद हैंडल करता हूँ। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वो रिप्लाई मेरे थ्रू ही गए हैं मतलब मैंने ही किए। तो ये होता है और बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। लोग रूठ जाते हैं कि अरे आपने तो रिप्लाई नहीं दिया, आपने तो मेरी स्टोरी को रीशेयर नहीं किया। वो उनका प्यार है, वो आपसे लगाव रखते हैं, उनकी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो वहाँ देख रहे हैं जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं या जिनसे वो इंस्पायर होते हैं। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की तरफ कि हम उनको एंटरटेन करें, क्योंकि हम उनकी वजह से ही हैं। अगर वो नहीं होते तो हमें कौन देखेगा? तो ऐसा मुझे मानना है। अभी तो मेरे पास टाइम होता है, भगवान करे कि आप बिजी रहे बिजी रहेंगे, फिर भी हम अपने फैंस को जरूर ध्यान रखेंगे। और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि स्क्रिप्ट पूरी फाइनल हो गई, आपका किरदार आपने मॉक शूट भी कर दिया एंड सडनली आपको रिप्लेस कर दिया गया हो? हाँ, ये शुरुआती दौर में हुआ था। अभी तो मुझे उस शो का नाम भी नहीं याद है। याद होगा बट आप बताना नहीं चाहते हो। नहीं सच में, मैं कलर्स का एक शो था, मेरे ख्याल से कोई शो था, उसमें एक नई एंट्री होनी थी, एक दूसरा लड़का आना था और उसके लिए मैं घर पे था और मैं छुट्टियों पे गया था ऐसे ही, और एकदम शुरुआती दौर। तो फिर जो है मैं आया वापस यहाँ पे, ऐसा था वैसा था, और मॉक शूट सीधा हम सेट पे गए थे, आई थिंक एसजे में या कहीं पे शूट हो रहा था, और फिर मेरा नहीं हो पाया वहाँ पे मॉक शूट के बाद। तो होता क्या है कि जब आप की उम्मीदें बढ़ जाती है ना किसी किरदार को लेके, आप सोचने लगते हो कि अच्छा अभी ये हो जाएगा तो ऐसे से हो जाएगा, चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, वैसे हो जाएंगी, सारी प्लानिंग ना आपकी रखी रह जाती है।
तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत हो जाता है कि और वो किरदार जिसको भी मिला अगर हिट रहा तो वो थोड़ा सा रिग्रेट होता है। मेरे छोड़े मतलब जो मुझे नहीं मिला वो किरदार हिट नहीं रहे। नहीं। तो जो मुझे नहीं मिला है वो ज्यादातर किरदार हिट नहीं रहे। तो हाँ, सो मैंने अभी तक जहाँ तक देखा है। बट अभी आपने जो भी करे, मीत में हो चाहे बस इतना सा ख्वाब में तो आप लीड में थे, तो वो तो हिट रहे। तेरी मेरी डोरिया कैसे भूल सकते हैं। तेरी मेरी डोरिया बहुत अच्छा किरदार था यार। मतलब मैं सच बताऊं, दिलजीत मुझे बहुत पसंद था। दिलजीत मुझे बहुत पसंद था। वो एकदम से नेगेटिव हो गया, फिर चीजें हो गई। मुझे भी लोग पसंद कर रहे थे स्टार्टिंग में, जिस तरीके से वो केयर करता था और ये सब। क्योंकि क्या होता है ना कि धीरे धीरे कोई किरदार लोगों के जहन में जाता है। मीत में बहुत ही आउट एंड आउट नेगेटिव था, हरियाणवी किरदार था वो महेंद्र, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उस साड़ी सब कर दिया हाँ, तो और आशी भी बहुत ही दोस्त है आज। और पुष्कर सर थे, पुष्कर पंडित जो डायरेक्टर थे, बहुत प्यार करते थे। इवन वो ऐसा करते थे, सीन में डालो योगी को, कुछ करेगा तो वो हम हमेशा मतलब। बट फैंस ना कभी कभार ऐसे नेगेटिव रोल होते थे, ट्रोल भी कर देते, तो वो आप कितना एंजॉय करते हो या कैसे लेते हो? मतलब मुझे पता है कि वो नेगेटिव किरदार को बहुत ज्यादा बोलते हैं, क्या कर रहा है ये, वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। जब तक आपके बारे में बातें हो रही ना, मतलब सब ठीक है दोस्त। अगर कोई बात ही नहीं कर रहा ना, मतलब प्रॉब्लम है। तो आप जो काम कर रहे हो उसकी बात हो रही है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप नेगेटिव कर रहे हो, गाली पड़ रही, अच्छी बात है। पॉजिटिव कर रहे हो, लोग तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम एक्टर हैं, हमें जैसा भी कर, इसलिए मैं सब कुछ करता हूँ। हाँ, वो तो हमने देखा। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मुझे नेगेटिव मत करो। मुझे बोला कि दिलजीत अब नेगेटिव हो जाएगा, मैं कहा हाँ ठीक है सर, करते हैं, कैसा और मजा आएगा। मुझे तो मौका मिल रहा है कि मैं कैसे और वेरिएशन दे सकूं, मेरी जो प्रतिभा है मैं उसको कैसे और दिखा सकूं, उसका मौका मिल रहा है। तो मैं तो ग्रैब करता हूं ऐसी अपॉर्चुनिटीज को। मैं अपनी स्टोरी का तो हीरो ही हूँ, वो तो निकल के सोसाइटी के लिए विलेन आ रहा है। हाँ। अगर महेंद्र की बात करो, महेंद्र अपना भला चाह रहा है यार, चीजें कर रहा है, तो अगर उसको खराब लग रहा है किसी को तो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। अब दिलजीत जब नेगेटिव हुआ, उसका ऑब्सेशन था साहिबा से हो गया, अब उसको पाना चाहता है, उसके लिए हो रहा है। अपने लिए तो कोई सोचता है मैं विलेन हूं। किरदार के बीच में आपका फेवरेट कौन सा है? शिखर। शिखर, यस। ऐसा कोई किरदार है जो एकदम पर्सनालिटी मैच होता है आपका, जितने भी अभी करे हैं? आई थिंक शिखर बहुत रियलिस्टिक था। और क्योंकि मैं एक छोटे शहर से आता हूं, तो वहाँ की जो मेल्स की जो मानसिकता आज भी है चीज़ों को लेके, वो बखूबी मैं समझ सकता हूँ मिडिल क्लास से होने के नाते, कि वो क्या होती है सोच। क्योंकि मैं बाहर आ गया, एक्सपोजर मिल गया, तो वो सोच में धीरे धीरे चेंज हो गई, बहुत परिवर्तन आया उसमें। तो उससे रिलेट मैं बहुत कर पाता हूँ कि हाँ ऐसा हमने देखा है होते हुए घरों में। क्या क्या शेड्स हम आपके देख सकते हैं? मैंने कॉमेडी नहीं किया है, मुझे कॉमेडी करने का बहुत मन है कि मैं कुछ कॉमेडी करूँ, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत फन हूँ। बिकॉज बैक टू बैक सारे नेगेटिव ऐसे ही हो गए सारे। और वो भी सारे या तो लीप के बाद हुए या हाँ कुछ ट्रांजिशन के टाइम के बाद हो गए। तो वो क्योंकि क्या होता है कि चीजें, वो चैनल भी स्क्रिप्ट लेवल पे कुछ उलट फेर करना चाहता है ताकि जो है चीजें वर्क कर रहे हैं, तो वो भी ट्राई आउट करते हैं। और ट्राई आउट उन्हीं से करते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि हाँ ये निभा पाएंगे। तो ऐसा है। टीआरपी को लेकर आपका क्या कहना है? टीआरपी बहुत प्रेशर डालता है यार। मतलब टीआरपी लोग बोलते हैं कि फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी टीम पे एक प्रेशर डालता है टीआरपी। और उसकी रेटिंग्स कैसे होती हैं, क्या होती हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया। मुझे मतलब एक तरफ लोग बहुत प्यार दे रहे हैं शो को देख देख के, बट जब टीआरपी देख रहे हैं तो टीआरपी नहीं मिल रही है ना। और कहीं कहीं एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, बट वो प्यार मिले ही जा रहा है ना। हमें लग रहा है कि हम उतना कुछ खास नहीं है। तो जहाँ उम्मीदें होती है वहाँ टीआरपी नहीं आती, जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ टीआरपी आने लगती है। सो इट्स वेरी मतलब अलग ही कुछ है ये टीआरपी। कुछ आप शेयर करना चाहोगे सेट का कोई माहौल जो टीआरपी के चक्कर? मतलब क्या होता है सेट के माहौल ना, ऐसे हम पूरा वीक अच्छा चल रहा होता है, हंसी मजाक ये वो डे ऑफ टीआरपी अराउंड 12 o'clock थर्सडे को जब टीआरपी आती है, उसके बाद लोग उतरते हैं या कुछ पूरी स्टोरी चेंज हो रही है। जो कल हम कर रहे थे वो पूरा ही कैरेक्टर जंप हो रहा है, चीजें बदल रही हैं। तो वो टीआरपी बहुत कुछ देता है, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यार, बिजनेस। और वो क्यों ना करें बदलाव, अगर हमको कोई काम दे रहा है, हमें उसे पैसे मिल रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि हमारा शो अच्छे से चले। और वो अगर मापदंड टीआरपी है तो फर्क पड़ना भी चाहिए आपको। इस चीज से आप कैसे डील करते हैं? जैसे आजकल शोज बहुत जल्दी बंद हो रहे हैं, बहुत जल्दी बंद हो रहे हैं, और रातों रात एक्टर्स भी रिप्लेस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं तो उनको बताया भी नहीं जाता है कि आप रिप्लेस हो रहे हैं, उनको रात को पता चलता है। तो क्योंकि एक्टर ऑलरेडी अपने स्किल पे काम कर रहा होता है, और
तो वो कैसे डील करता है, या तो इस पे हम लोग ध्यान दें या फिर खुद पे ध्यान दें, वो कैसे एक्टर डील करता है? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा कुछ होता है, और इसके पीछे क्या रीज़न होता है ये तो चैनल को पता होगा या प्रोडक्शन हाउसेस को पता होगा, क्योंकि कभी भी कुछ डिस्प्यूट्स भी होते हैं, कभी उन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार जो हमने सोचा था कि हमें एक्टर देगा उसका आउटकम ऐसा नहीं आ रहा है, तो फॉर शो के भले के लिए करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शो की बेहतरी के लिए। मतलब मैं भी जब सेट पे होता हूँ ना, कभी कभी मैं बहुत ऐसा, जैसे लास्ट में जरा जो मेरा शो था बसना था ख्वाब, मैं बहुत ऐसा रहता था, पंप अप होता था कि क्या अच्छा कर दूँ, कितना अच्छा करूँ, कि मतलब क्योंकि होता क्या है कि एक शो ना बहुत मेहनत से बनता है, बहुत लोग उसमें, बहुत एनर्जी इन्वॉल्व होती है, चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसका अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। और एक्टर ही है जो उनकी मेहनत को अपने कंधों पे सामने पेश करता है ऑडियंस के सामने। अगर उसने कुछ गड़बड़ किया तो सारी मेहनत ना बर्बाद है। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सीरियसली उसको एक ऑनेस्टी के साथ में अपना 100% दें। हम बाकी चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप, पीआर, ये आज वहाँ मीडिया इंटरव्यू, आज वहाँ ये करना है। मैं यहाँ मीडिया इंटरव्यू दे रहा हूँ बैठ के, लेकिन मेरा शो अभी कोई चल नहीं रहा और ना मैं किसी पीआर के थ्रू आया हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारा फोकस उस पर रहता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, दिखने पे फोकस होना चाहिए, लेकिन सारा फोकस उस पर हो और अपने क्राफ्ट पे ना हो, वहाँ हम मात खाते हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ें आपके उसकी वजह से होती हैं कि आप वैसा वर्क नहीं कर रहे हैं किरदार जैसा आप चाह रहे थे, वो लोग टीम चाह रही थी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि पर्सनल कुछ उनका अपना आपस में मतभेद हो जाता है, तो उसकी वजह से रिप्लेसमेंट होता है। शोज को थोड़ा जल्दी बंद करना मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लग रहा है, क्योंकि जो है मुझे तो आज भी वैसे शोज बनने चाहिए जो सस्टेन करें। आप उनको टाइम दो कि आप सर ये कहानी कहो, देखते हैं, है ना। क्या चेंजेस की जरूरत है अभी? थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। अगर आपको किसी भी शो में एक वो दिख रहा है कि हाँ यार ये शो अच्छा है, शो हमारा अच्छा है, लोग देख नहीं रहे हैं, बट एक अंदर से तो आपको आता है कि जितना हमें एक्सपेक्टेड था लोग नहीं देख रहे, बट हमारा शो अच्छा है, गट फीलिंग आती है आपको देख के। शो आपकी टीम होती है, आपके चैनल में लोग होते हैं, 50, 10, 15 लोग होते हैं, वहीं पता लगता है कि शो क्या है। आप जैसे पहला एपिसोड देखोगे आपको पता लगेगा शो क्या है, कैसे डेवलप हो रहा है, और आपको एकदम पता होता है 100%। ठीक है, तो आप उस अपनी गट फीलिंग के साथ जाएं, थोड़ा सा बोल्ड डिसीजंस लें कि यार आप रहें, थोड़ा उसको वक्त दें, फिर देखें क्या होता है। रियलिटी शोज को लेकर तैयार हो आप? बिग बॉस, खैर बोला जा रहा है कि बिग बॉस इस साल नहीं आ रहा है, कोई बोल रहा है अलग प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो अगर बिग बॉस ऑफर होता है तो आप जाएंगे? पहली बात तो मुझे लगता नहीं मुझे बिग बॉस ऑफर होगा, क्योंकि मैं बहुत नीट क्लीन आदमी हूँ। नीट क्लीन मतलब ये नहीं कि जो जाते हैं नीट क्लीन नहीं, बट कंट्रोवर्सी से बचता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही सीधी बात करता हूँ। मैं कोई ऐसा कुछ भी, कोई और जरिया नहीं है अपने आप को फेमस करने का। मेरे पास एक ही जरिया है कि मुझे कोई किरदार मिले, मैं किसी कहानी का हिस्सा हूँ और मैं उसको अच्छे से निभाऊँ, ये एक जरिया है। अब वहाँ क्राइटेरिया क्या है कि लोग जिस तरह से लोग आपको जानना चाहते हैं या जो आपके अंदर कुछ अलग है, तो वो मुझे लगता नहीं कि मैं उस क्राइटेरिया में फिट होता हूँ कहीं से। और कभी आया ऑफर तो आई एम अ गुड कुक, तो मैं फिर सारे कैमरे आप पे ही होंगे, क्योंकि वो किचन एरिया ही सबसे ज्यादा दिखता है। तो कभी अगर ऑफर हुआ तो मैं कुक अच्छा हूँ और मैं लोगों को प्रभावित करता हूँ अपनी बातों से, तो शायद मेरी टीम भी बन जाए वहाँ पे एक अच्छी। खतरों के खिलाड़ी, हाँ खतरों के खिलाड़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है, मतलब वो मैं करना जरूर चाहूंगा खतरों के खिलाड़ी। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिग बॉस भी अपना वो चार्म जो था शुरू के दिनों में जो था वो कहीं ना कहीं खो गया है? क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पे एंटरटेनमेंट के नाम पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा बहस ही ज्यादा हो रही है, यू नो। तो नया जब आता है ना तो हर चीज अच्छा होता है, उसको कुछ रिवाइव करने की जरूरत है, मुझे लगता है कुछ तो पता नहीं। बट आई लव सलमान सर, मतलब सलमान सर की जो एंकरिंग है ना, मैं तो सिर्फ वीकेंड का बार देखता हूँ ज्यादातर, मैं खोल के बोलता हूँ। अगर बिग बॉस देखता हूँ ना तो वीकेंड का वार सिर्फ सलमान खान के लिए। खतरों के खिलाड़ी हो गया, और लेकिन लाफ्टर शेफ वो आपको जाना चाहिए, बिकॉज कुकिंग तो आप। हाँ यार, बट इनको बताओ कोई लाफ्टर शेफ वालों, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, प्लीज मुझे बुलाइए। इसके अलावा हम आपको कहाँ देखने वाले हैं? 2 सीरीज तो आपने बताई है। तो अभी होम बाउंड कर फिल्म है जो इंडिया से सेलेक्ट हुई है कान फिल्म फेस्टिवल में। कांग्रेचुलेशंस उसके लिए। थैंक यू सो मच। नीरन घेवान सर उसके डायरेक्टर हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। और 2 मेरी वेब सीरीज़ हैं, एक बिंदिया जो अमेज़ॉन पे रिलीज़ होने को है इस साल, और एक है मंडला मर्डर्स जो गोपी पुरथन उसके डायरेक्टर हैं। और वो मैं कब से सुन रही हूँ ये सीरीज के बारे में। यशराज ने प्रोड्यूस की है, वो भी इस साल नेटफ्लिक्स पे। तो उसमें एकदम डिफरेंट अंदाज आपको दिखेगा, बिल्कुल डिफरेंट।
बहुत फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं बहुत होपफुल हूँ उन सब चीज़ों को आई होप वो भी लेके। या और मेरी एक फिल्म और है, उसमें प्रतीक गांधी और तापसी पन्नू हैं, वो भी रिलीज पे। वो भी एक क्वेश्चन है जो फीमेल फैंस का है भाई, वेडिंग, शादी को लेकर आपके क्या विचार है? कब शादी आप कर रहे हो? आप सिंगल हो? या मैं सिंगल हूँ, मतलब मैं डेट कर रहा हूँ किसी को, बट मैरिड नहीं हूँ। और शादी यार मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ जब डिसाइडेड हो तब होगी। ऐसा कोई मेरा वो नहीं है कि मुझे नहीं करना है या नहीं करूँगा, कुछ हो जाएगा तब करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब शादी होनी होगी तब होगी। अभी मेरा ये फोकस है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं और उस माध्यम से लोगों को एंटरटेन करता रहूं, जिसके लिए मुझे ऊपर वाले ने शायद भेजा है, तो फोकस उसी पे है, शादी भी हो जाएगी। कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है आपका? हर किसी का होता है, वुड यू लाइक टू शेयर? जब भी मेरे किरदार कांत होता तो बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन होता मेरे लिए। मतलब सम्राट जब जा रहा था, मैं कहा क्यों यार, क्यों मार रहे हो मुझे, ठीक है। तो तभी बहुत इमोशनली बहुत वो था। दिलजीत जब उसकी भी डेथ हुई, रियल लाइफ में पूछ रही हूं मैं, और नॉट ऑन रियल लाइफ। रियल लाइफ में ब्रेकडाउन ऐसा कुछ याद नहीं है, मतलब जो मैं शेयर कर पाऊँ, अंदर रहा नहीं ऐसा, क्योंकि मैं निकाल देता हूँ उसी समय। होता क्या, जब कोई चीज़ आपके अंदर तब रहती है जब आप उसको किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, किसी से बोल नहीं पाते हो, तो वो याद रहती है, वो कहीं ना कहीं अंदर आपको डिस्टर्ब ही करती है। बट ऐसा कोई चीज़ थी नहीं। जब भी मैं डिस्टर्ब हुआ तो मेरे पास लोग रहे हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है, उनसे मैं शेयर कर पाता हूँ, उनको बोल पाता हूँ, तो इसलिए वो अभी अंदर नहीं रहता। जिनको डेट करे वो टीवी से है या फिर बाहर से? अब वो तो मैं नाम नहीं पूछ रही हूँ, इंडस्ट्री से है या बाहर से? अब वो तो आप अच्छा, ठीक है, ओके। जाते जाते आप फैंस को क्या कहना चाहोगे? फैंस में ये कहना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, है ना। लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत कम हो रहा है अभी सोसाइटी में, है ना। और हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे गुस्से में घूम रहे हैं, रोड्स पे, बाहर, यहाँ वहाँ। थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए और बस ऐसे ही आप अपना प्यार बना के रखिए। और मैं हमेशा ही कोशिश करूँगा कि आपको नए नए किरदारों के माध्यम से एंटरटेन करता रहूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हेलो, मेरा नाम है योगेंद्र विक्रम सिंह और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पर।